मैंने अपलाचियन नेशनल फॉरेस्ट में 20 साल से ज़्यादा काम किया है। मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता ऑफिशियल रीज़न की वजह से। यहाँ एक चीज़ मैंने सीखा है, ये जगह वैसी नहीं है जैसा लोग समझते हैं। मैंने यहाँ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो समझ से बाहर हैं। यहाँ लोग गायब हो जाते हैं, और मैं गुम होने की बात नहीं कर रहा। ये लोग फिर कभी ना मिलने के लिए खो जाते हैं। ना कोई सबूत, ना कोई निशान। मैंने ये इतनी बार देखा है कि अब तो गिनती भी भूल चुका हूँ। आप बस उन्हें ढूंढते रह जाते हैं हफ्तों, महीनों तक, लेकिन वो नहीं मिलते। और फिर वो सीढ़ियाँ जंगल में सबसे घने हिस्सों में, कभी लकड़ी से बनी, कभी पत्थरों से। ना आसपास कोई बिल्डिंग, ना कोई फाउंडेशन, बस सीढ़ियाँ। मैंने कई बार उन्हें देखा। एक बार तो उन पे चढ़ने की कोशिश भी किया। एक दो स्टेप्स चढ़ते ही मेरा सिर घूमने लगा, और आसपास के जंगल से मुझे मेरा ही नाम सुनाई देने लगा। मैं तुरंत वहाँ से भागा और दोबारा उन सीढ़ियों पे कभी नहीं गया। लेकिन मैंने ऐसे भी कई केसेस हैंडल किए हैं जिनमें लोगों ने बताया कि उनके दोस्त या फैमिली मेंबर्स उन सीढ़ियों के ऊपर गए और गायब हो गए। मौतें तो इतनी देखी हैं मैंने कि जिंदा लोगों से ज़्यादा मेरी लाइफ में डेड बॉडीज़ हैं। हेल्दी, एक्सपीरियंस लोग बिना किसी वजह मरे हुए पाए गए। कोई क्लियर रीज़न नहीं था। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये जंगल खुद डिसाइड करता है कि अब उनका वक्त खत्म हो गया है। और भूत वो भी हैं इन जंगलों में। डार्क फिगर्स पेड़ों के पीछे से खड़े होकर आपको बस देखते रहते हैं। मैंने कई बार एक औरत को जंगल के अंदर एक झरने के किनारे खड़े देखा, पानी को घूरते हुए। और जितने बार मैंने उसके नज़दीक जाने की कोशिश किया, वो हर बार नदी में कूद जाती। ना आज, ना पहले कभी उस औरत की कोई डेड बॉडी नहीं मिली। अपलाचियन नेशनल फॉरेस्ट ये जगह सीक्रेट्स रखती है, डार्क सीक्रेट्स। और जितना मैंने यहाँ काम किया, उतना इस जगह ने मुझे हैरान किया। मैंने सीखा जंगल के कुछ हिस्सों में कभी नहीं जाना है। मैंने कुछ खास हिस्सों में पेट्रोलिंग करना भी बंद कर दिया। मैं उन जगहों की तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि मुझे डर है शायद वहाँ कुछ ऐसा दिख जाए जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मेरे इन कहानियों के जरिए मैं बस इतनी उम्मीद करता हूँ, ये कहानियाँ किसी ऐसे इंसान तक पहुँचे जो इन डिसअपीयरेंसेस और डेथ्स को रोक सके, या कम से कम उनके पीछे की वजह बता सके। अगस्त 1996 जब मैंने पार्क रेंजर सर्विस ज्वाइन किया था, तब मैं 24 साल का था। ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली परमानेंट पोस्टिंग वेस्टर्न नॉर्थ कैरोलिना के अपलाचियन नेशनल फॉरेस्ट के एक रिमोट सेक्टर में थी। ऑनेस्टली मुझे लगा ये मेरा ड्रीम जॉब है। मेरी ट्रेनिंग काफ़ी टफ हुई थी। सर्च एंड रेस्क्यू, लॉस्ट हाइकर्स, साइटेशन, पेपर वर्क, पब्लिक इंटरेक्शन। तो मुझे लगा मेरा पहला परमानेंट पोस्टिंग किसी चैलेंजिंग सेक्टर में होगा। लेकिन जो मुझे मिला वो एक ऐसा सेक्टर था जहाँ ज़्यादा लोग जाना पसंद नहीं करते। उस जगह का ऑफिशियल नाम कुछ और था, लेकिन हम पार्क रेंजर्स उसे हॉलो फॉग कहते थे। बहुत कम एक्सीडेंट्स, लो ट्रैफिक, लो प्रायोरिटी। मेरे सुपरवाइज़र ने ब्रीफिंग में कहा था, ये सेक्टर तुम्हें आगे के जॉब के लिए तैयार करेगा। यहाँ तुम अकेलेपन के साथ काम करना सीख जाओगे। मैंने सोचा, धत तेरी की, इतनी मुश्किल ट्रेनिंग के बाद ऐसा इजी जॉब मिला। लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। हॉलो फॉग बेसिकली एक खाली पड़ा जंगल है। कोई कैंप साइट्स नहीं, कोई वॉच टावर नहीं, बस एक छोटा सा रेंजर केबिन। मैं अपना बैग, एक फील्ड नाइफ और एक पेपर मैप के साथ वहाँ शिफ्ट हुआ।
मैप के पीछे पेंसिल से कुछ पुराने नोट्स लिखे थे जो शायद मुझसे पहले इस पोस्ट पर काम करने वाले रेंजर पीटर लॉडर का था। उसके बारे में मुझे बस इतना बताया गया कि उसने यहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया और मुझे उसकी जगह भेजा गया। कुछ मुझसे छुपाया जा रहा था, ये तो मुझे पहले ही मालूम पड़ चुका था। पहले कुछ हफ्ते नॉर्मल थे। कभी कभी मुझे 2 से 3 दिन हो जाते थे जब मैंने किसी इंसान को देखा या उसकी आवाज़ सुनी हो। शुरू में ये अच्छा लगता था, जैसे मैं ही इस जगह का मालिक हूँ, लेकिन फिर अकेलेपन ने मुझे तोड़ना शुरू किया। 18 सितंबर 1996 को मैं नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री चेक कर रहा था। तभी मुझे पहला नाम मिला। चेस्ट हाइट पे एक पेड़ के तने पे चाकू से उकेरा हुआ हैरल्ड बेनेट। कोई सिंबल नहीं, बस नाम। ध्यान से चेक करने पर पता लगा वो नाम ताज़ा नहीं बल्कि पुराना था, लगभग 2 साल पुराना। मैंने उसका फ़ोटो लिया, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नोटबुक में लिखा और रिपोर्ट में माइनर वेंडलिज्म मेंशन कर दिया। ऐसे सुनसान इलाके में अक्सर लोग अनऑफिशियली घुस आते हैं। मुझे लगा ये वही केस होगा और मैं आगे बढ़ गया। 3 दिन बाद मुझे दूसरा नाम मिला। अलग पेड़, अलग लोकेशन, लेकिन सेम चेस्ट हाइट पे, मार्टिन केलर। ये नाम थोड़ा फ्रेश लग रहा था। पेड़ का लिक्विड सैप अभी सूखा नहीं था और नाम के अंदर की लकड़ी अब भी ग्रीन थी। मैंने मेजरमेंट लेने की कोशिश किया। ये लेटर्स 3 मिलीमीटर चौड़े थे। ये वाला पेड़ पिछले पेड़ से लगभग आधे मील की दूरी पर था और यहाँ तक आने के लिए कोई भी पगडंडी नहीं थी। फिर 24 सितंबर को तीसरा नाम मिला, एलायस टर्नर। तब मुझे लगा ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। रात को अपने रेंजर केबिन पहुंचकर मैंने रिकॉर्ड बुक चेक किया। हैरल्ड बेनेट, रेंजर, हॉलोफॉक, 1988-1989। मार्टिन केलर, असाइंड 1992। एलायस टर्नर, असाइंड 1994। तीनों नाम यहीं पोस्टेड थे और तीनों रेंजर थे और तीनों का टेन्योर 16 मंथ से ज़्यादा नहीं था। लेकिन एलायस टर्नर के फाइल में मैंने एक अजीब बात नोटिस किया। मिसिंग ड्यूरिंग सोलो पेट्रोल, प्रिज्यूम्ड एक्सीडेंटल फॉल, नो बॉडी रिकवर। मैंने सोचा ये बस इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मेरे मन में डाउट पैदा हो चुका था। फिर 1 अक्टूबर मुझे चौथा नाम मिला, केबिन से लगभग 1 मील की दूरी पर, पीटर लॉडर। मुझसे पहले यहाँ पोस्टेड रेंजर का नाम और ये कार्विंग बिल्कुल फ्रेश थी। मैं 2 दिन पहले ही उस एरिया का मुआयना कर चुका था, तब वहाँ कुछ भी नहीं था। इसका मतलब ये पिछले 48 घंटों के अंदर हुआ था। मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को रेडियो किया पीटर लॉडर का ट्रांसफ़र कंफर्म करने के लिए। उनका जवाब था वो 6 महीने पहले ट्रांसफ़र ले चुका है। लेकिन हेडक्वार्टर ने जिस टोन में ये बात कही, मेरा डाउट और बढ़ गया। मैंने उनसे पीटर लॉडर का कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, पेड़ पे उभरे उसके नाम के सिलसिले में बात करने के लिए। ये सुन के उनका टोन और सख्त हो गया। उन्होंने कहा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं दे सकते। इसके बाद मैंने अपना खुद का सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। उन नामों के मिलने वाले लोकेशन के आसपास मैंने मेंटली एक जोन मार्क कर लिया और हर पेड़ की जांच करने लगा। और मुझे और भी कई नाम मिले, जॉर्ज माइल्स, एंथनी रीड्स, जोनाथन हेल। हर नाम सेम हाइट पे, सेम स्टाइल में लिखा हुआ और सबकी चौड़ाई भी 3 मिलीमीटर थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी नामों को किसी एक इंसान ने लिखा है, वो भी एक औजार से। मैंने और रिकॉर्ड चेक किए,
पिछले 20 साल तक के। हर नाम एक रेंजर का था जो कभी जंगल के इस सेक्टर में पोस्टेड था। कोई हाइकर नहीं, कोई टूरिस्ट नहीं, बस रेंजर्स। और किसी भी रेंजर का टेन्योर 16 महीनों से ज़्यादा नहीं था। मैंने डिपार्टमेंट में कॉल किया। उन्होंने कहा ऐसे आइसोलेटेड रीजन में एम्प्लॉय टर्नओवर नॉर्मल है। लेकिन मैं कुछ समझ गया था, नॉर्मल टर्नओवर ऐसे नहीं होते। मैंने इसे लॉजिक से समझने की कोशिश किया। शायद रेंजर्स ने खुद अपने स्टैंडर्ड इशू नाइफ से अपना नाम पेड़ों पर कार्व किया होगा। लेकिन क्यों? अब तक मैंने जितने भी पेड़ों पर नाम मिले, उनकी जो मैपिंग की थी, उनसे एक पेंटाग्राम का सिंबल बन रहा था। पेंटाग्राम का सिंबल मतलब इसे काले जादू से जोड़ा जाता है। मुझे मन ही मन कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी। फिर 11 अक्टूबर 1996 ईस्टर्न बाउंड्री पेट्रोल, एक मैपल ट्री पे सेम चेस्ट हाइट पे 5वां नाम मिला, डैनियल मर्सर, 1996। नीचे बैज नंबर 4721। मेरा नाम, मेरा बैज नंबर और कार्विंग्स एकदम फ्रेश, जैसे आज या कल ही लिखा गया हो। लेकिन मैं 2 दिन पहले वहाँ से गुजरा था। मेरे पास फोटो एविडेंस भी था। तब तक यहाँ नाम नहीं था। नीचे की मिट्टी सॉफ्ट थी, सिर्फ मेरे जूतों के निशान थे। मैंने तुरंत अपना फील्ड नाइफ निकाला और चेक किया। उसमें माइक्रोस्कोपिक वुड फाइबर्स लगे हुए थे। मैं डेली अपना नाइफ क्लीन करता था। मैंने लॉग बुक चेक किया, सब एंट्रीज नॉर्मल थी, कोई टाइम मिसिंग नहीं था। रेडियो चेक-इन्स भी रेगुलर थे। फिर भी पेड़ पर मेरा नाम, मेरे ही नाइफ से। मैंने हेडक्वार्टर में एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे पिछले 50 सालों के रेंजर्स के रिकॉर्ड चाहिए, पेड़ों पर उभरते हुए नामों की जांच करने के लिए। लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर ही मुझे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ गए। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र। अगर ये कोई नॉर्मल फिनोमिना होता तो ट्रांसफ़र इतना अर्जेंट क्यों? यहाँ कुछ तो ऐसा है जो गवर्नमेंट छुपा रही है। वापस जाने के बाद मैंने सीक्रेटली रेंजर्स के एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स चेक किए। तब पता चला कि पिछले 30 सालों से यहाँ 400 से ज़्यादा रेंजर्स पोस्टेड हो चुके थे और किसी का भी टेन्योर 16 महीनों से ज़्यादा का नहीं था। और 400 में से 25 रेंजर आज भी गायब हैं। वो मर गए, किडनैप हो गए, कहीं चले गए, किसी को नहीं पता। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उनके बारे में बस इतना ही लिखा था, लेफ्ट ड्यूटी ऑन ओन अकॉर्ड। इतने सालों की ड्यूटी के बाद कई और रेंजर्स और सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर से बात करने के बाद मुझे एक क्लू मिला। उनके हिसाब से जंगल के उस सेक्टर में कोई बूढ़ी औरत रहती है। कई लोग उसे विच कहते हैं, एक जादूगरनी या जंगल की चुड़ैल, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 1692 के सैलम विच ट्रायल के समय से यहाँ है। उस जंगल में अगर कोई गुम हो जाता है तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम उसे नहीं ढूंढते। और ये मेरा इस जंगल का सबसे पहला डरावना अनुभव था। जुलाई 1998, 2 साल बाद, जब उन्होंने मुझे थॉमस वीवर के बारे में बताया, तब मुझे ऑलरेडी कुछ गलत फील हुआ। एक हाइकर मेरे सेक्टर के अपैलेचियन नेशनल फॉरेस्ट में गायब हो गया था। मैं इन जंगलों में काफ़ी वक्त गुजार चुका था, हर रास्ता, हर पगडंडी को जानता था। और अब यहाँ किसी का गायब होना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे सर्च एंड रेस्क्यू टीम को ज्वाइन करने के लिए कहा गया क्योंकि मैं जंगल के इस सेक्टर का रेंजर था। मैं इस जगह को किसी और से ज़्यादा जानता था। जंगल के ट्रेल पर मैं उनसे मिलने गया, कैरन एलिस, मार्क फील्ड्स और 2 और वॉलंटियर। सर्च एंड रेस्क्यू टीम हेड ने मुझे अपडेट दिया।
कैंप साइट मिल गया है, लेकिन वो खाली है। ट्रैक्स जंगल के अंदर जा रहे हैं। हम उन्हें फॉलो करेंगे। मैंने कहा, मुझे लोकेशन का पता है, मैं लीड करता हूँ। हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। एक टीम मेंबर ने घबराते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम्हें लगता है वो जिंदा होगा? मैंने जवाब दिया, उम्मीद तो है, देखते हैं क्या होता है। और फिर हम चल दिए। मैं उन्हें रास्ते और लैंडमार्क्स दिखाते हुए जा रहा था। ये मेरे लिए सिर्फ ड्यूटी थी, लेकिन मन में कहीं स्ट्रेंज फीलिंग थी। अगर कुछ गलत हुआ तो ये सब मेरी जिम्मेदारी है। कैंप साइट ज़्यादा दूर नहीं था। हम वहाँ जल्दी पहुँच गए। वहाँ टेंट गिरा हुआ था, बैग पैक रखा था, लेकिन एक अजीब चीज़, उस हाइकर के जूते एकदम साफ सुथरे जंगल की ओर फेस करते हुए रखे थे। ट्रैक्स जंगल के और अंदर जा रहे थे। मैंने सबको कहा, हमें ट्रैक्स को फॉलो करना चाहिए। टीम लीडर कैरन ने रेडियो से हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया, हमने लोकेशन की जांच कर ली है, आगे हम ट्रैक्स को फॉलो करने जा रहे हैं। हम सब चलते रहे। मैं रास्ता लीड कर रहा था, लेकिन कुछ और था जो मुझे अनईजी कर रहा था। जंगल बिल्कुल साइलेंट, कोई आवाज़ नहीं। मैंने नोटिस किया कि मेरे चलने की आवाज़ के साथ साथ कुछ और चलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने रुक के पीछे देखा, पर कुछ नहीं था। टीम भी रुक गई। मैंने कहा, शायद कोई हिरन होगा, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर कुछ घंटे चलने के बाद रास्ते वैसे नहीं लग रहे थे जैसा मैं जानता था। सब कुछ चेंज लग रहा था। टीम लीडर ने धीरे से मुझसे पूछा, डैनियल, हम कहाँ जा रहे हैं? चलते रहो, हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन जंगल के चेंजेस को मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया था। हमारी परछाइयाँ कुछ अलग लग रही थी। पेड़ उस जगह से हिल रहे थे जहाँ कोई नहीं था। चलते चलते 1-2 सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने टीम लीडर कैरन को जंगल में खड़े हुए देखा, लेकिन वो तो मेरे पीछे चल रही थी। इसके बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। बाकी लोग स्नैक्स और कॉफ़ी पीने लगे, लेकिन मैं उनसे थोड़ा दूर एक पुरानी नोटबुक अपने बैग से निकालकर नीचे बैठ गया। ये नोटबुक रेंजर एलायस बून का था। वो रेंजर जो 2 साल पहले जंगल के इसी सेक्टर से गायब हुआ था। कैरन ने मुझे कॉफ़ी ऑफर करते हुए पूछी, ये क्या है? मैंने कहा, एक रेंजर का जर्नल है जो यहाँ से गायब हुआ था। उसकी लास्ट एंट्रीज काफ़ी स्ट्रेंज है। उसने लिखा है, उसने अपनी ही आवाज़ जंगल से कई बार सुनी। दूसरा टीम मेंबर हंस के बोला, ओह, गोस्ट स्टोरीज और जंगल, नाइस कॉम्बिनेशन। लेकिन मैं नहीं हंसा। मुझे पता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो जर्नल के पेज पलटते हुए मुझे बीच में एक छोटा सा नोट मिला, मेरी ही हैंडराइटिंग में। उसमें लिखा था, तुम्हें यहाँ तक नहीं आना चाहिए था। जर्नल मेरे हाथ से गिर गया। मेरे हाथ कांपने लगे। कैरन ने पूछा, तुम ठीक हो? मैंने बस इतना कह दिया, हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। रात तक हमने उस हाइकर को ढूंढ लिया। वो मर चुका था, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, बिना शूज के, आंखें खुली थी, बिल्कुल सीधे देखते हुए। उसके पास 2 फुटप्रिंट्स थे, एक आते हुए और दूसरा जाते हुए। सर्च एंड रेस्क्यू हेड ने अपनी रिपोर्ट लिखनी शुरू की। कॉज ऑफ डेथ, वेदर एक्सपोजर, ठंड की वजह से मौत, कोई लड़ाई के सबूत नहीं। दूसरे टीम मेंबर ने पैरों के निशानों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा। और तभी एक आवाज आई,
डैनियल, जो सिर्फ मुझे सुनाई दी। मैंने आसपास देखा। हमसे 20 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा था। मेरे जैसा यूनिफॉर्म, मेरे जैसी शक्ल। वो इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुला रहा था। मैंने टीम से कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, यहां कुछ तो ठीक नहीं है। हम सबसे पास के रेंजर केबिन की तरफ बढ़े, लेकिन पूरे रास्ते मुझे वो आवाज सुनाई देती रही और पीछे पीछे कदमों की आवाज आती रही, जैसे कोई मेरे पीछे मेरा नाम पुकारते हुए चल रहा हो, जो कोई और सुन नहीं पा रहा था। रेंजर केबिन पहुंचकर मैंने सबको अंदर जाने को कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। और मैं कम से कम ये कह सकता हूँ, ये मेरा कोई वहम नहीं था, क्योंकि वो आवाज़ रात भर केबिन के बाहर से आती रही। डैनियल, बाहर आओ, मुझसे बात करो। देखो मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। 2 साल पहले गायब हुए रेंजर एलियास बून की वो डायरी, वो सब बातें अब सच हो रही थी। ये जंगल मार नहीं सकता, लेकिन आपको इस हद तक डरा सकता है कि आप खुद ब खुद सरेंडर कर दो। वो आपकी शक्ल, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ चुरा सकता है। फिर सुबह होते ही कैरन ने कहा, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, रिपोर्ट भी फाइल करनी है। मैं रास्ता लीड कर रहा था, लेकिन आपको बता दूं, हम 3 बार वापस घूमकर उसी मरे हुए हाइकर की बॉडी के पास जा पहुंचे। कैरन ने मुझसे पूछा, डैनियल ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें रास्ता याद तो है ना, या भूल गए हो? तभी वो आवाज फिर आई, डैनियल, तू थक गया है, अब मुझसे बात कर। और फिर वो शक्ल दिखाई दी, मेरी शक्ल, मेरी यूनिफॉर्म। कैरन ने हेडक्वार्टर कॉल करके मदद बुलाई, क्योंकि मैं अपने होश में ही नहीं था। जब हम वापस आए तो लोग मेरी तरफ अजीब तरह से देख रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी कैरन ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछी, क्या हुआ डैनियल, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तो तुमने जूते उल्टे क्यों पहने हैं? इसके बाद मेरे सुपरवाइजर ने मुझे साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए भेज दिया। मैंने 1 महीने बाद वापस ड्यूटी ज्वाइन किया, लेकिन मैंने जंगल के उस सेक्टर से ट्रांसफ़र ले लिया। लेकिन आज भी कई बार जंगल में पेट्रोल के दौरान मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई देती है। मेरे इस एक्सपीरियंस ने मुझे एक बात सिखाया, जंगल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे आपको नहीं मार सकती, लेकिन वो इस कदर आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकती है कि या तो आप पागल हो जाओ या खुद के साथ कुछ गलत कर बैठो। क्योंकि सबसे बड़ा डर खून खराबे में नहीं, बल्कि दिमाग में बसे डर से होता है, और यही डर अब मेरे अंदर है। मुझे याद है 2001 में जैक टर्नर जब पहली बार अपैचियन नेशनल फॉरेस्ट में आया। अपनी एनवायरमेंटल साइंस की डिग्री और फॉरेस्ट रेंजर की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उस दिन की हर डिटेल मेरे दिमाग में अब भी क्लियर है। मुझे उसमें अपना अक्स दिखाई देता था। वो थोड़ा ज़्यादा ही उतावला था, जैसे खुद को प्रूव करना चाहता हो। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं, लेकिन जैक वो कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक ऐसी भूख थी जो दिखाती थी कि उसने अब तक डर का सामना नहीं किया है। मैंने उससे पहले ही दिन समझाया था, जो मैं हर नए रिक्रूट को समझाता हूँ। जंगल का अपना कानून होता है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मगर जैक ने मेरी बातें सीरियसली नहीं ली। मैंने उससे कहा, तू जंगल के नॉर्थ एरिया में पेट्रोलिंग करेगा। वो काफ़ी सिक्लूडेड एरिया है। वहाँ तुझे कुछ अजीब चीज़ें महसूस होंगी,
लोकल लोग तुझे कहानियां सुनाएंगे, पर तू उन्हें इग्नोर करना, बस अपना जॉब करना। ये बस कहानियां हैं। जैक ने हंसते हुए जवाब दिया, सर, स्टोरीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस समय उससे कुछ नहीं कहा। न जाने मुझे क्यों लगा कि ये लड़का समझदार है। शायद मैं ही अपने एक्सपीरियंस की वजह से ओवर रिएक्ट कर रहा था। जैक को वहां सिर्फ एक हफ्ते के लिए भेजा गया था। नॉर्मल पेट्रोलिंग करना, शिकारियों पर नजर रखना और ये चेक करना कि कहीं कोई अवैध पेड़ कटाई तो नहीं हो रही। मगर शुरू से ही मुझे उसका उतावलापन देखकर लग रहा था ये लड़का किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। कोई अनहोनी ना हो जाए। बिना किसी रीज़न के मुझे कुछ गलत लग रहा था। मैं उससे हर दिन रेडियो पे बात करता था, उसका हाल चाल पूछता। लेकिन पहले दिन के बाद से ही मुझे उसकी आवाज़ में चेंजेस नोटिस होने लगे। वो लड़का जो हरदम मस्ती के मूड में रहता था, अब उसकी आवाज़ गंभीर और स्ट्रेसफुल लगने लगी। चौथे दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे देखने जाऊंगा। एक शॉर्ट ट्रिप, फिर अगले दिन वापस। जब मैं शाम तक वहां पहुंचा तो कैंप के पास वो बैठा था। एक सेकंड के लिए तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। मुझे लगा कोई और है। वो कमजोर और डरा हुआ लग रहा था, जैसे कई दिनों से सोया ना हो। आग में लकड़ियां डालते हुए उसके हाथ भी कांप रहे थे। जैक? उसने अपनी आंखें मेरी तरफ घुमाई, लेकिन वो आंखें वो नहीं थी जो मैंने पहले देखी थी। उन आंखों में डर साफ दिख रहा था। जैक ने धीरे से मुझसे कहा, सर आप आ गए। मुझे लगा आप मुझे छोड़ दोगे। मैं उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसके पास बैठ गया। सब ठीक है जैक, तुम्हारी पहली जॉब है और जंगल का आइसोलेशन अजीब लगता है। सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूं सर, बस अब मुझे आवाजें सुनाई देती हैं। कैसी आवाजें? एक औरत की। वो जंगल में रहती है। मैं हर रात उससे मिलने जाता हूं। वो बेहद खूबसूरत है। अच्छा, क्या नाम है उसका? थेसारा। अब वो मुझे दिन में भी अपने पास बुलाती है, लेकिन अब मैं जाना नहीं चाहता। थेसारा, वो नाम सुनते ही मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई। मैं उसके बारे में वहां के लोकल लोगों से सुन चुका था। वो एक चाइल्ड ईटर विच है। मैं इन बातों पे कभी यकीन नहीं किया था, लेकिन उस दिन जैक के मुंह से वो नाम सुन के मुझे डर लगा। मैंने जैक से कहा, जैक, मैंने कहा ना, यहाँ लोकल लोग कहानियां सुनाते हैं, लेकिन तुम्हें उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जैक ने तुरंत पलट के जवाब दिया, नहीं सर, वो जंगल में रहती है। मैं पिछले 3 रातों से उससे मिलने जा रहा हूँ। वो बेहद खूबसूरत है, लेकिन अब मुझसे ये सब नहीं होता। वो मुझे दिन में भी अपने पास बुलाती है। देखो जैक, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। तुम उन कहानियों पर ध्यान मत दो। तभी जैक ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और मुझे खींच के ले जाने लगा। सर चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। वो बहुत खूबसूरत है, आपको भी अच्छी लगेगी। हम चलते चलते जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। रात का अंधेरा, सुनसान जंगल। वहां एक और इशारा करते हुए जैक ने कहा, देखो सर, वो रहा उसका घर। और यहां पर मैं आप लोगों को सिचुएशन समझा देता हूं। जैक को वहां लकड़ी का छोटा सा घर दिख रहा था, लेकिन मुझे एक पुराना कब्रिस्तान, इतना पुराना कि वो कम से कम 400-500 साल पुराना होगा। और वहां एक बड़े से पत्थर पर लिखा था, थेसारा। मुझे सब समझ में आ गया, ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने जैक का हाथ पकड़ा वहां से भागने के लिए, मैंने महसूस किया उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था और उसकी आंखें
कांच की गोली जैसे सफेद। तभी हमारे आसपास पेड़ों से आवाजें आने लगी, अलग अलग दिशा से। Jack, come here. Come to me. Come with me, Jack. Daniel. मेरा सबसे बुरा सपना सच हो रहा था। वो विच आ चुकी थी। आसपास एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर परछाइयां कूद रही थी। मैंने जैक को खींचने की कोशिश किया, लेकिन ऐसे लगा जैसे वो पत्थर का बन गया हो। जैक, चल भाग यहां से। सर, वो मुझे नहीं जाने देगी, मैं उसे देख सकता हूं। मैंने दोनों हाथों से जैक को खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दूसरे तरफ से कोई और भी उसे खींच रहा हो। जैक नहीं, हम यहां से निकल रहे हैं। आसपास का जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन फिर भी जैसे कोई हवा का बॉल बार बार हमसे आकर टकरा रहा था। Come closer. Come to me. एक काली सी परछाई जैक के सर के ऊपर बैठी हुई थी। मैंने गुस्से से पूरी ताकत लगा के जैक को खींचा। वो परछाई हवा में उड़ के हमारे ऊपर तैरने लगी। जैक तो चलने की हालत में नहीं था, तो मैंने उसे अपने कंधों पे उठाकर भागना शुरू किया। वो विच हवा में उड़ते हुए हमारे चारों तरफ घूम रही थी, बार बार जैक को नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, जैक को उस तरह कंधे पर उठाए हुए मैं 5 किलोमीटर भागा, जब तक हम एक अबैंडन्ड पड़े रेंजर केबिन तक नहीं पहुंचे। अंदर जाकर मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और जैक को नीचे रखा। Come closer. Come to me. Jack, come to me. जैक उठ के बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने रस्सी से उसके हाथ पैर बांधकर केबिन के पिलर से बांध दिया। जैक की आंखें पूरी सफेद, वो बार बार मुझे जाना है कह रहा था, और वो विच हमारे उस केबिन के चारों तरफ घूम रही थी। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि अगर वो विच इतनी पावरफुल है तो हम दोनों को ले क्यों नहीं गई। तो मैं यहाँ आपको भूत, डीमन और इस तरह की एंटिटीज का एक यूनिवर्सल रूल बताता हूँ। ये चीज़ें हमें मेंटली अफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन हमारे फिजिकल बॉडी पे कंट्रोल पाने के लिए उन्हें परमिशन की ज़रूरत होती है। वो हमारे दिमाग के साथ इस तरह खिलवाड़ करती है कि हम अनजाने में उन्हें परमिशन दे देते हैं, और एक बार आपने हाँ बोल दिया तो आपका काम खत्म। इसीलिए वो बस हमारे डर के साथ खेल रही थी, हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी ताकि हम टूट जाएं और खुद को सरेंडर कर दें। वो तो हमें वो पुराना रेंजर केबिन मिल गया, जिसकी वजह से हम बच गए, क्योंकि बिना परमिशन वो अंदर नहीं आ सकती थी। मैंने बेस स्टेशन पर इमरजेंसी रेडियो कॉल किया और अगले 1 घंटे में वहाँ 50 रेंजर्स और 30 गाड़ियाँ आ गई और हमें रेस्क्यू किया गया। और जैक, वो आज भी मेंटल असाइलम में कैद है। एक नेटिव इंडियन ट्राइब के शमन की मदद से उस विच को जंगल के उसी हिस्से में कैद कर दिया गया और हमने वो जगह सील कर दी। अब वहाँ ना कोई टूरिस्ट जाता है, ना ही कोई फॉरेस्ट रेंजर। फिर भी आज भी कुछ कहानियाँ सामने आ जाती हैं। पिछले साल ही 4 बच्चों की आधी खाई हुई डेड बॉडीज मिली जंगल के उसी हिस्से के पास से। अब ये काम किसी जानवर का है या उस चाइल्ड ईटर विच का, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अब ये जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे डरावना पहलू है। 2003 में मेरी ड्यूटी लगी थी अपैचियन नेशनल फॉरेस्ट के ब्लैक हॉलो सेक्टर में। ये जगह इतनी अलग थलग और सूनी है कि वहाँ आकर आपको लगता है कि आप दुनिया के आखिरी इंसान बचे हो। दिन में पक्षियों की आवाज़ नहीं आती, रात में कीट पतंगों की आवाज़ नहीं आती, यहाँ तक कि हवा से पेड़ की पत्तियाँ सरसराने की आवाज़ भी बड़ी मुश्किल से सुनाई देती है।
इस जगह पे आते ही मैंने अपने फील्ड रिकॉर्ड बुक में एंट्री किया, वाइल्ड लाइफ एब्सेंस अक्रॉस 2 माइल रेडियस, नो विजिबल कॉज। यहाँ मेरा 6 हफ्ते का रूटीन असाइनमेंट था। फायर वॉच रोटेशन, जंगल के लो ट्रैफिक सेक्टर में इलीगल कैंपिंग चेक करना, अबैंडन्ड माइनिंग साइट्स की जांच करना। ऐसे दूर दराज के असाइनमेंट्स में हमें एक स्टैंडर्ड रेंजर केबिन अलॉट होता है, मिनिमम सप्लाईज के साथ। पेट्रोलिंग के दौरान तीसरे दिन मुझे केबिन से करीब 3 मील की दूरी पर एक पेड़ पे वो निशान मिला जो मेरे लाइफ की सबसे भयानक घटना की शुरुआत थी। ये एक गोल सर्कल और बीच में 3 सीधी लाइंस थी पेड़ के तने पर। यह कोई ट्रेल मार्क नहीं था, ना ही कोई फॉरेस्ट सर्विस कोड या सर्वे नोटेशन। प्रोटोकॉल के मुताबिक मैंने फ़ोटो लिया, कोऑर्डिनेट्स नोट किए। शायद कोई बोर्ड हाइकर या बच्चों की शैतानी हो सकती है, यही सोचा था मैंने, और काश वो सच होता। उस रात मुझे केबिन के बाहर किसी के घसीटने की आवाज़ आई, चलने की नहीं, घसीटने की। मैंने ध्यान से बिना आवाज़ किए उसे सुना। वो हर 4 मिनट के गैप में केबिन का एक चक्कर लगाता। फिर 5वें चक्कर के बाद वो केबिन के विंडो के पास आकर रुका और बाहर से केबिन के दीवार पर खरोंचने की आवाज़ आई। मैंने अपना सर्विस पिस्टल हाथ में लेते हुए बोला, यह फॉरेस्ट सर्विस है, तुम्हारा यहाँ बिना परमिशन के होना इलीगल है, चले जाओ यहाँ से। फिर वहाँ बाहर जो भी था वो खिड़की से हटकर केबिन के दरवाजे पर आ गया और खोलने की कोशिश करने लगा। मैंने ज़मीन पर एक राउंड फायर किया, पूरे केबिन में आवाज़ गूंज गई और वो चीज़ धीरे धीरे पीछे जंगल में चली गई, भागते हुए नहीं, आराम से चलते हुए। सुबह जब मैंने बाहर जाके देखा तो कोई पैरों के निशान नहीं थे, लेकिन खिड़की के नीचे वही सिंबल कार्व किया हुआ था जो मुझे पेड़ में मिला था। उस दिन पेट्रोल के दौरान एक और अजीब चीज़ दिखी मुझे, एक हिरण की डेड बॉडी। लेकिन ये कोई नॉर्मल डेड बॉडी नहीं थी। हिरण का सर गायब था और उसके चारों पैर किसी ने उखाड़ के उसके बॉडी के बगल ज़मीन में सीधा गाड़ दिया था, और वहाँ ज़मीन पर वही सिंबल बना था। मैंने हेडक्वार्टर में रेडियो कॉल किया। डैनियल टू बेस, यहाँ किसी तरह का रिचुअल किया जा रहा है, प्रॉबेबली कोई कल्ट हो सकता है। कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ। कॉपी डैनियल, अबैंडन्ड माइनिंग कैंप चेक करो और कल तक वापस आ जाओ। इसके बाद रेडियो साइलेंस। ऐसे दूर दराज के इलाके में ये कॉमन है। कई बार कम्युनिकेशन 1-2 दिनों तक कट रहता है। फिर उस दिन पेट्रोलिंग करते हुए मुझे और भी उसी तरह के सिंबल्स दिखे। हर निशान पिछले निशान से ठीक 60 मीटर की दूरी पर, और हर बार पेड़ के नॉर्थ फेसिंग साइड पे। जो भी ये बना रहा था वो रैंडम नहीं था। ये किसी तरह का मैप या इलीगल एक्टिविटी करने वाले लोगों द्वारा लोकेशन मार्किंग का केस था। मैंने फॉलो करना जारी रखा। रास्ता घने जंगल के अंदर जा रहा था। आधे घंटे चलने के बाद एक छोटी सी खाई में वो रास्ता नीचे उतर गया और वो सिंबल्स दिखना बंद हो गए। मतलब मैं लोकेशन पर पहुंच चुका था, लेकिन वहां कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा था। एविडेंस की तलाश में मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। तभी मुझे एक चट्टान दिखी जिस पर मिट्टी या मौसम का कोई असर नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस्तेमाल किया जा रहा हो। उस चट्टान को हटाते ही पीछे एक गुफा की ओपनिंग दिखी। ये कोई पुराने जमाने का अबैंडन्ड माइनिंग शाफ्ट लग रहा था। प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करके बैकअप का वेट करना था, लेकिन यहाँ रेडियो कनेक्शन रिलायबल नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि रिपोर्ट करने से पहले अपने लेवल पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लेता हूँ। अंदर जाके मैंने देखा वहाँ दीवारों से बड़े बड़े लोहे के हुक्स टंगे थे और ज़मीन पर खून के निशान थे। थोड़ा और देखने पर
आसपास जानवरों के साथ इंसानों की हड्डियां भी पड़ी थी और वहां पर कपड़ों के फटे टुकड़े थे, जिनमें कुछ कपड़े रेंजर यूनिफॉर्म के थे। मुझे लगा ये किसी तरह के कैनिबलिज्म का केस है। मैंने उस जगह का जीपीएस कोऑर्डिनेट नोट किया और अपने केबिन वापस आ गया। और उस रात फिर से केबिन के बाहर से आवाज आई, लेकिन इस बार इंसानों की आवाज। डैनियल, तुम हो यहां पर? दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा बिना खोले कहा। तुम लोग कौन हो? हमें हेडक्वार्टर से भेजा गया है तुम्हारी मदद करने। लेकिन मैंने तो अभी तक हेडक्वार्टर से बात ही नहीं की। और तभी केबिन के चारों तरफ लोगों की आवाजें आने लगी। वो लोग केबिन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने हवा में 2 राउंड फायर किया और उन्हें वार्निंग दिया, पीछे हट जाओ। वो लोग दरवाजे से तो हट गए, लेकिन केबिन के आसपास उनकी आवाजें अब भी आ रही थी। कई कोशिशों के बाद हेडक्वार्टर से मेरा रेडियो कनेक्शन हुआ और मैंने इमरजेंसी रेस्क्यू रिक्वेस्ट किया। मुझे 1 घंटे के बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। उस रात वहां अमेरिकन आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स आए थे और करीब 20 हथियारबंद जवान। पहले उन्होंने ग्राउंड सिक्योर किया और फिर मुझे हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। मैंने अमेरिका के जंगलों में कैनिबलिज्म यानी इंसान का मांस खाने वाले लोगों के बारे में सुना था और उस दिन उनसे मेरा सामना भी हुआ। अगर उस समय रेडियो सही समय पर कनेक्ट नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। उस रात उन आदमखोर लोगों ने तो मेरा काम निपटा ही दिया था। अब मुझे अपलाचियन नेशनल फॉरेस्ट में काम करते हुए कई साल हो गए थे। इस जंगल को मैं काफ़ी बारीकी से समझ चुका था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें ना तो ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती हैं और ना ही वो हमारे फील्ड मैनुअल में होता है। वो चीज़ें आप सिर्फ अपने अनुभव से सीख पाते हो। एक दिन शाम को जब मैं अपना शिफ्ट ख़त्म करके ब्रेक रूम में बैठा था, वहीं मेरे एक रेंजर दोस्त ने एक कहानी सुनाई जो वाकई में काफ़ी डरावनी और मिस्टीरियस है। फ्रैंक मेरी तरह ही रेंजर है, लेकिन जंगल के उस सेक्टर में जहां एक बार जाने के बाद पता ही नहीं चलता कि किस दिशा में जाना है। इतना घना है फ्रैंक का ड्यूटी एरिया। फ्रैंक मुझसे काफ़ी सीनियर है और नेचर से काफ़ी सीरियस, तो उसकी बताई बातों पर डाउट नहीं किया जा सकता। उसने मुझसे कहा, डैनियल, क्या तुमने उस श्रापित रास्ते के बारे में सुना है? मुझे लगा ये कोई पुरानी कहानी होगी जो हम रेंजर्स अक्सर एक दूसरे को सुनाते हैं, जंगल के भूत की या किसी लोकल लेजेंड की कहानी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर जो सीरियसनेस थी वो मैं आज तक नहीं भूल सकता। मैंने जवाब दिया, श्रापित रास्ता? नहीं तो, लेकिन इस तरह की कहानियां तो हम सुनते रहते हैं। नहीं, ये वैसी कहानी नहीं है, ये सच है। मैंने भी इसे आम कहानी समझा, लेकिन जब खुद उस रास्ते पर गया तब यकीन हुआ। मैं फ्रैंक के चेहरे को बस घूरता रहा। मन में सवाल थे, लेकिन किस सवाल से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा था। फ्रैंक को मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस था इस जंगल का, और वो उनमें से नहीं था जो मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हो। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, मैं समझ रहा हूं तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तो सुनो। ये रास्ता जंगल के ऐसे हिस्से में है जहां जानवर भी नहीं जाते। मुझे लगता है ये कोई लिमिनल स्पेस है जहां अगर कोई एक बार चला जाए तो वापस नहीं आ सकता। एक ट्रैप, एक लूप जैसा। मैं कुछ देर चुप रहा, उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था जो फ्रैंक ने अभी अभी कही थी। ये सब फ्रैंक के लिए भी मुझे समझाना मुश्किल था। उसने मुझे इशारा करते हुए रूम से बाहर आने को कहा और हम ऑफिस से कुछ दूर चले गए। जाते हुए मैंने उससे कहा,
फ्रैंक, तुम थक गए हो। तुम्हारी बातें किसी मूवी की तरह लग रही हैं। थोड़ा रिलैक्स करो। तुम अपने काम को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। इस पर फ्रैंक ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं था, जब तक मैंने वो सब खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। ये श्रापित रास्ता अक्सर फुल मून के समय दिखता है और ये गायब हुए रेंजर्स से जुड़ा है। जब फ्रैंक ने गायब हुए रेंजर्स का जिक्र किया तब मुझे सीरियसनेस का एहसास हुआ, क्योंकि फ्रैंक अपने कलीग्स को लेकर ऐसा गंदा मजाक नहीं कर सकता। फ्रैंक ने कहा, उस सेक्टर में पिछले कई सालों से कई रेंजर्स गायब हो चुके हैं और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। वो सब रेंजर्स एक ही रूट पर गायब हुए। जब मेरी ड्यूटी उस सेक्टर में लगी तो मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए उतावला था। मैंने महीनों तक उस रास्ते को ढूंढा। फिर एक फुल मून नाइट में मुझे मेन ट्रेल से थोड़ा हट के जंगल के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा। पहले मुझे लगा कोई बायोलुमिनेसेंट प्लांट होगा, लेकिन पास जाके देखने से लगा जैसे वाइट सैंड हो। लेकिन वो फुल मून की रोशनी में कुछ अजीब तरह से चमक रहा था और वो रास्ता इतना सकरा था कि उस पर एक बार में एक ही इंसान चल सकता था। जंगल में वाइट सैंड कहाँ से आएगा? जंगल की मिट्टी तो भूरी और काली होती है। मैंने डिसाइड किया कि इस राज का पता लगाऊंगा। मैं उस पर चलने लगा। चलते चलते मुझे 1 घंटा हो गया, लेकिन वो रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मैंने आसपास नोटिस करना शुरू किया। तभी मुझे पता चला मैं जंगल के उस स्पेसिफिक एरिया में गोल गोल घूमकर वापस वहीं आ रहा था। मैंने रेडियो से रेंजर स्टेशन में इसकी खबर देनी चाहिए, लेकिन रेडियो सिग्नल ही नहीं पकड़ रहा था। तभी मुझे रास्ते के आगे कुछ लोग चलते हुए दिखे और तुम्हें यकीन नहीं होगा वो कौन थे। मैंने पूछा, कौन थे वो? फ्रैंक ने थोड़ा डरते हुए कहा, रेंजर्स। रेंजर्स? क्या बोल रहे हो? तुम्हें यकीन है वो रेंजर्स ही थे? हाँ, वो रेंजर्स ही थे और कोई और नहीं बल्कि वो रेंजर्स जो कई सालों से गायब हो चुके थे। उनका चेहरा सफ़ेद और आंखें खोखली थी, जैसे कोई मुर्दा चल रहा हो। मैंने उन्हें बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। ना ही उन्होंने मुझे मुड़ के देखा। उनके लिए जैसे मानो मैं वहाँ था ही नहीं। फिर मैंने फ्रैंक से पूछा, तो ये बताओ तुम क्यों वहाँ गायब नहीं हुए? तुम कैसे बच के आ गए? मैं अपना सामान वहीं फेंक कर बस भागा। कई बार वापस घूमकर स्टार्टिंग पर पहुंच जाता था। एक पल तो ऐसा लगा कि मैं वहां से निकल नहीं पाऊंगा। फिर वहीं रास्ते से कुछ मीटर दूर एक छोटी सी खाई थी। मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस खाई में छलांग लगा दी। दोनों पैर की हड्डियां टूटी, 4 पसलियां टूटी, स्कल फ्रैक्चर हुआ, लेकिन मैं उस शापित रास्ते का शिकार होने से बच गया। ये जो कहानी फ्रैंक ने मुझे सुनाई, ये मैं पहले भी कई बार अलग अलग वर्जन्स में सुन चुका हूँ। लिमिनल स्पेस वाकई में होता है, फिर चाहे वो जंगल के बीच में मौजूद सीढ़ियाँ हों, दरवाजे हों, या फुल मून के समय चमकता हुआ कोई रास्ता। जंगल में ऐसे लिमिनल स्पेस काफ़ी हैं, और खुदा ना खास्ता अगर उनसे आपका सामना हो गया और आपने नोटिस नहीं किया तो आप इस दुनिया से गायब हो जाओगे। ये सब कहानियाँ कोई अंधविश्वास या लोक कथा नहीं है। ये वो कहानियाँ हैं जिनका मैंने या मेरे कलीग्स ने सामना किया। ये तो सिर्फ पहला पार्ट है। कहानियों के अगले पार्ट में चीज़ें और भयानक होने वाली हैं। वेंडिगो और स्किन वॉकर की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी,
लेकिन इन जंगलों में और भी ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो अगले पार्ट का वेट कीजिए।